सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी के 2024 एग्जाम में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की, जो कि मेरे मित्र आपका बिल्कुल ही कह सकते हो दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये आपका एक तरह से कह सकते हो बड़ा धमाका है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत ही ईजिली सॉल्व होने जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर समय लगेगा और कुछ कंसेप्ट भी लगेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग ऐसे ही 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सबों को एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे जितने भी बैचेज हैं, चाहे वो सीबीटी 1 के लिए हो या फिर सीबीटी 2 के लिए, मेरे मित्र सभी बैचेज पे 27 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक आपका न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। तो अगर आप में से कोई भी छात्र जो हमारे साथ जुड़ करके अपने साइंस, बेसिक साइंस, ट्रेड, फिटर और डीजल को एक नया अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा। और ध्यान में रखिएगा, इन सभी बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल मेरे मित्र, जो आपका पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने दिख रहा होगा। पूछा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, फिर कहा जा रहा है कि यदि इसकी लंबाई 8 गुनी कर दी जाए तथा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 1/4 कर दिया जाए, तो मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नया प्रतिरोध R जो है वो क्या होगा। आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि हम सबों को मालूम है कि R इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो L बटा ए। क्या होता है? रो L बटा ए। और आप सभी के एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है उसमें कहा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, कोई तार है जिसका प्रतिरोध R दे दिया गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, तो जो आपका लंबाई है, लंबाई जो आपका 8 गुना हो रहा है उसको L डैश मान लेते हैं। वो कितना है? आप सभी कहेंगे 8L। मान लीजिए कि यहां पे हम छोटा वाला L ना लिख करके बड़ा वाला L लिख देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L डैश कितना हो गया? आप कहेंगे 8L हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है नया वाला वो क्या कर दिया जा रहा है? सर पुराने का 1/4, तो A/4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है नया प्रतिरोध R डैश क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी हम जस्ट यहां पे फॉर्मूला लिख रहे हैं कि R इक्वल टू रो L बटा ए होता है, तो R डैश इक्वल टू भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, रो L के जगह L डैश रखेंगे और ये कितना है? 8L। और A के जगह A डैश रखेंगे, ये कितना है? A/4। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रो 8L, अब ये A/4 है, तो आप सभी कहेंगे सर इंटू 4 बटा ए हो जाएगा, ये उल्टा होगा। और आप सभी कहेंगे कि ये 8 चौका 32 रो L बटा ए हो जाएगा। अब मेरे मित्र R डैश इक्वल टू ये जो रो L है, रो L बटा ए है, इसको आप R लिख सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल। तो 32 क्या लिखोगे? आप कहोगे गुरुजी R, मतलब जो आपसे सवाल करा जा रहा है, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई 8 गुनी कर दी जाए तथा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 1/4 कर दिया जाए, तो इसका नया प्रतिरोध आप कहेंगे पहले का 4 गुना हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 32 गुना हो जाएगा, 32R हो जाएगा। तो आपके पहले ही ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? R इक्वल टू 32R। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नया सवाल देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक चालक में 0.8 ओम के प्रतिरोध के साथ 150 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में जब ऐसा सवाल आता है तो अपने अंदर उत्सुकता आता है, अच्छा बहुत ही इजी सवाल है, और हम लोग सीधे क्या करते हैं कि हमें तो मालूम है कि V इक्वल टू IR होता है, और हम लोग क्या लगाते हैं फाइटा यहां पे कि गुरुजी जो R है वो हमारा 0.8 ओम है और धारा देखे इंटू 15 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा है। मेरे मित्र याद रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूनिट का अहम रोल होता है, और यहां पे जो धारा दी हुई है वो मिली एम्पियर में दिया हुआ है, तो आप कभी भी इसको डायरेक्ट 0.8 ओम इंटू 150 नहीं कर सकते हैं।
आपको क्या करना होगा, इस मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना होगा। और मैंने आपको कई बार बताया है कि मिली एम्पियर से अगर हम एम्पियर में जाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो वैल्यू है इसमें 10⁻³ से गुना कर देंगे। तो सेम चीज करते हैं, आई का वैल्यू आपका कितना, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये 150 इंटू 10⁻³ अब ये एम्पियर हो गया। अब हमारा जो प्रतिरोध है वो कितना है 0.8 ओम, ये 8/10 हो जाएगा। अब मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो यहां पे 1/50 इंटू 10⁻³ है तो इसको हम बटा 1000 तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल शौक से लिख सकते हैं, इंटू हम 8/10 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल शौक से। तो ये जीरो आप कहेंगे इस जीरो को कैंसिल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चला अब यहां पे आपका कितना बच गया 3 जीरो, आप सबों को मालूम है 15 8 120 हो जाएगा, और ये बटा 1000 हो गया, ये जीरो इसको कैंसिल करेगा, और 12/100 है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 0.12 वोल्ट। कितना 0.12 वोल्ट। तो जो सवाल हमसे करा जा रहा है कि एक चालक में 0.8 ओम के प्रतिरोध के साथ 150 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। आप सभी कहेंगे गुरुजी 0.12 वोल्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे मित्र देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि 15 ओम का एक प्रतिरोध 12 सेकंड के लिए 2.5 एम्पियर की धारा वहन करता है तो उत्पन्न ऊष्मा डैश जूल होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां पे मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा समय लगेगा। सबों को मालूम है कि H इक्वल टू फॉर्मूला I²RT होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास I का वैल्यू कितना है 2.5 एम्पियर, तो इंटू 2.5 एम्पियर हो जाएगा। R का वैल्यू कितना है 15 और T का वैल्यू कितना है गुरुजी 12 सेकेंड, तो इंटू 12 हो जाएगा। पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 10, यहां भी पॉइंट हटाते हैं नीचे 10 हो जाएगा। क्या कहोगे कि गुरुजी 5 तिया 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये हमारा 2 छाके 12 हो जाएगा। अब आगे अगर चलेंगे तो 5 25 और 5 दूना 10 कहेंगे, और ये हमारा 2 तिया 6 हो जाएगा। अब मेरे मित्र ये आपका कितना हो गया, आप कहेंगे H इक्वल टू हो गया 25 गुना 5 गुना 3 गुना 3। 25 5 आपका कितना हो जाएगा 125, 125 तिया आपका हो जाएगा, आप कहेंगे 375, और तिया उधर करेंगे तो ये पूरा आपका वैल्यू कितना आएगा 1125 जूल। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा है कि एक इलेक्ट्रिक पंखा 220 वोल्ट जनित्र से संयोजित है, धारा 0.50 एम्पियर है, पंखे द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्ति कितनी होगी। क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक जो पंखा है उसका वोल्टेज, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक पंखा का जो कनेक्शन है वो 220 वोल्ट से है, और साथ ही साथ धारा यहां पे कितनी है 0.5। तो हम सभी क्या कहेंगे कि उत्पन्न जो शक्ति होगी वो P इक्वल टू VI के बराबर होगी। V हमारा 220 है और ये हमारा I 0.50 एम्पियर है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा, और ये आप कहेंगे गुरुजी ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से फिर ये 0 कैंसिल होगा, 22 5 110 वाट आ जाएगा। तो सही आंसर हमारा आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी। बताओ ना बनेगा चला। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे बात करी जा रही है उत्तल दर्पण की, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम F इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो मेरे मित्र वस्तु दूरी कभी भी होगी तो ऋणात्मक होगी। आप कहेंगे गुरुजी U इक्वल टू हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। मालूम है मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f की जगह क्या होगा 1/8, 1/v प्लस 1/-12, प्लस माइनस माइनस होगा चला, तो 1/8 माइनस होगा, इधर है ना आएगा तो फिर वो प्लस से हो जाएगा। 1/12, 1/v, 8 और 12 का एलसीएम लोगे 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, 1/v इक्वल टू आप कहेंगे गुरुजी इसी को हम 1/v इक्वल टू 5/24 लिख सकते हैं, और v 5 इंटू v इक्वल टू 24 लिख सकते हैं, और v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 24/5। अब मेरे मित्र जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या कहोगे कि गुरुजी 5 चौका 20 होगा, और 4 हमारा बच जाएगा, पॉइंट डालेंगे तो 5 8 40, तो ये हो जाएगा हमारा 4.8।
8 पंचे 40 और 5 का 20, 4 24, हाँ 4.8, यानी कि v इक्वल टू कितना हो गया 4.8 सेंटीमीटर। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब दूरी भी कितनी होगी? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब दूरी भी प्लस 4.8 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, और उत्तल दर्पण में जब भी वस्तु बने, जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी हमारा धनात्मक होता है। मेरे मित्र अगला सवाल देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि शालिनी अपने कार से 138 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 438 किलोमीटर की दूरी 73 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। शालिनी की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र ध्यान देना कि यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो दोनों ही कंडीशन में कितना टाइम लग रहा है यह ज्ञात करना होगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 138 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर पर आवर के चाल से चली जा रही है, तो हम यहां पे पहला ही T1 इक्वल टू क्या कहेंगे गुरुजी D1 बटा S1। D1 आप कहेंगे 138 है और S1 46 है, तो 46 तिया आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 138 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा का समय लगेगा। और T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा D2 बटा S2 हो जाएगा। D2 कितना है गुरुजी 438, और इसको कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया जा रहा है, 73 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया जा रहा है। 73 छाक है 438, 6 18, 7 का 42, 1 43, ये हमारा 6 आवर हो गया। मेरे मित्र टोटल टाइम हमारा कुल समय कितना हो गया, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कुल समय T1 प्लस T2 हो गया, ये हमारा 6 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कुल 9 आवर। तो मेरे मित्र एवरेज स्पीड ना निकाल लोगे, क्या कहोगे कि सर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो 138 और 438 को जोड़ दो, 138 अब प्लस 438 अब बटा टोटल टाइम कितना है 9। अब ध्यान देना 8 8 16 होगा, 3 3 6 1 7 और 4 1 5 हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो गया 576 बटा 9। अब मेरे मित्र अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 छाके आपका 54 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 9 छाके 9 चौका 36 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर। सर ऑप्शन नंबर 4 में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम रेजिस्टेंस समांतर क्रम में की संख्या कितनी होगी। मेरे मित्र इसलिए मैंने लिखा था छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन आपको यहां पे थोड़ा सा अपना माइंड लगाना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध हमारा कितना है 176 ओम, तो ये तो हमारा टोटल प्रतिरोध है। तो पूछा जा रहा है कि 176 ओम रेजिस्टेंस के कितने प्रतिरोध की जरूरत होगी। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आप ही ने तो बताया है कि समांतर क्रम में जब सभी प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं तो प्रतिरोध की जो कुल संख्या होती है वो क्या होता है समतुल प्रतिरोध बटा एकल प्रतिरोध। ध्यान रखना ये क्या है हमारा, आप सभी कहेंगे समतुल प्रतिरोध। क्या है समतुल प्रतिरोध, और ये जो R है ये क्या है, आप सभी कहेंगे एकल प्रतिरोध। क्या है एकल प्रतिरोध। और मेरे मित्र जब हम समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध की संख्या n इक्वल टू RS बटा R कह रहे हैं, समतुल प्रतिरोध बटा एकल प्रतिरोध कह रहे हैं, तो क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, n इंटू R इक्वल टू RS लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे मित्र क्या हम R इक्वल टू RS बटा n लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये n क्या है, तो आप सभी कहेंगे प्रतिरोध की संख्या। n क्या है, प्रतिरोध की संख्या। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है, चूंकि आप सबों को मालूम है कि R किसके बराबर होता है, V बटा I के बराबर होता है। तो क्या ये जो हमारा R है इसको हम V बटा I इक्वल टू RS बटा N लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे मित्र वोल्टेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 220 वोल्ट, तो सॉल्व कीजिएगा 220 बटा धारा कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, समतुल प्रतिरोध कितना है 176 ओम। आपको कितना प्रतिरोध चाहिए ये पता करना है। क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 220 गुना n इक्वल टू 176 गुना 5 हो जाएगा, और n इक्वल टू क्या होगा, आप सभी कहेंगे 176 गुना 5
बटा 220 हो जाएगा। अब मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से तो पूरा वैल्यू आपको काट खोट के कितना आ जाएगा 4। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि 220 वोल्ट लाइन पर 5 एंपियर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम रेसिस्टेंस में समांतर क्रम में की संख्या कितनी होगी, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि वोल्टता स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि I इक्वल टू V बटा R होता है। दैट मीन्स I जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगा। सवाल है कि यदि वोल्टता स्थिर रखा जाए, वोल्टेज को स्थिर रख दिया जाए तो आप कहेंगे धारा जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो जैसे ही प्रतिरोध में वृद्धि करेंगे धारा का मान आप सभी कहेंगे गुरुजी घटेगी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। लास्ट सवाल आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए जबकि धारा को समान रखा जाए तो प्रति इकाई समय में उत्पादित ऊष्मा में क्या परिवर्तन होगा। क्या कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए जबकि धारा को समान रखा जाए तो प्रति इकाई समय में उत्पादित ऊष्मा में क्या परिवर्तन होगा। आप कहते हो कि गुरुजी H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, और इस फॉर्मूला से हम ये कहते हैं कि हीट जो प्रवाहित धारा होती है उसके वर्ग के समानुपाती होती है, हीट प्रतिरोध के समानुपाती होती है और हीट समय के समानुपाती होती है। चूंकि मेरे मित्र जो उत्पादित ऊष्मा है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, इसीलिए अगर प्रतिरोध हमारा दोगुना होगा तो जो उत्पादित ऊष्मा का मान होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी दोगुना। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये कुछ नए पैटर्न के सवाल जो पूछे गए थे आप सभी के हाल फिलहाल के एग्जाम में वो क्वेश्चन थे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन के माध्यम से जो आपका कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बूस्ट हुआ होगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि छोटा सा सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you. Have a nice day.